हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास रहेगी आधुनिक भारतीय इतिहास से, जिसमें कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और वो है हमारा 1920 में जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन को हम पूरी तरह से देखेंगे कि किन कारणों से यह शुरू किया गया, इसकी प्रगति कैसे रही और इसके रिजल्ट क्या रहे और क्यों इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने बीच में वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन के ऊपर जो आपकी पूरी कंसेप्ट या पूरा टॉपिक जो वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने जो है एक असहयोग आंदोलन चलाया था। कब? 1920 में। इस आंदोलन को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार लिखा होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने चलाया था, तो गांधी जी ने। तो अब हम इस आंदोलन के बारे में, इस पर आपसे पूछ सकते हैं कि इस पर संक्षिप्त नोट लिखो, या फिर 1920 से 1922 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति, राष्ट्रीय आंदोलन 1920 से 22 तक कौन सा चला था, तो असहयोग आंदोलन, उसकी प्रगति के बारे में पूछा गया। तो आपको इस तरीके से भी ये पूछ सकता है कि 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों में असंतोष जो था वो चरम सीमा पर पहुंच गया था। कि जब असहयोग आंदोलन शुरू होने वाला था, उसमें जो ब्रिटिश शासन, अंग्रेजी सरकार के प्रति जो है भारतीय जनता में जो असंतोष था वो चरम सीमा पर, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजों का विरोध होने लगा था। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था, उसमें भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। किस कारण से? कि युद्ध की समाप्ति पर जो है अंग्रेज लोग भारत को छोड़कर चले जाएंगे और भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों को आज़ाद नहीं किया। उसके बाद जो भारत की जनता और ज़्यादा भड़क गई। यहाँ के नेताओं को भी काफ़ी गुस्सा है कि हमने इंग्लैंड का साथ या फिर अंग्रेज़ों का साथ प्रथम विश्व युद्ध में इसलिए दिया था ताकि हमें आज़ादी मिल सके, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमें आज़ादी नहीं दी, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। तो भारतीयों को आशा थी कि युद्ध के बाद जो है देशवासियों को स्वराज्य प्रदान कर दिया जाएगा, मतलब कि उन्हें आज़ादी दे दी जाएगी। परंतु जलियांवाला हत्याकांड ने स्थिति को जो है वो और गंभीर बना दी। 1919 में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, जिसमें जो है अमृतसर जो कि पंजाब में है, वहाँ पर जो है भारतीय लोगों की हत्या करवा दी थी। एक अंग्रेज ने काफ़ी लोगों की हत्या कर दी थी। तो पंजाब में जो है उसमें मार्शल लॉ लागू कर सभी भारतीयों का लागू कर दिया गया। तो इसका सभी भारतीयों ने विरोध किया कि जो है निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई गई है, क्योंकि उसमें जो भारत की जनता थी या भारत के लोग जिस बाग में या जिस गार्डन में इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर वो सिर्फ भाषण दे रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों ने जो है बिना वार्निंग के उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी थी, जिसका जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। उसको जो है जलियांवाला हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसको मैं कभी आपको आगे पढ़ा दूंगी। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों का उद्देश्य केवल दोहरी शासन प्रणाली को लागू करना ही था। इससे हिंदुओं और मुसलमानों को दोनों को आभास हो गया कि ब्रिटिश शासन ने उन्हें धोखा दिया है। तो 1919 में जो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आए थे, जिसमें जो है अंग्रेजों ने, मतलब आप ये मान लो कि एक दो सुधार करके जो है भारतीय जनता को बहला फुसला लिया था। तो इससे भी जो है अब भारतीयों को और मुसलमानों को लगने लगा कि जो अंग्रेजी सरकार है वो हमारे साथ धोखा कर रही है, उन्होंने हमें कुछ भी अधिकार प्रदान नहीं किए। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्कों के साथ अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी, तुर्क जो मुसलमान थे उनके साथ अंग्रेजों ने खराब व्यवहार किया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो अंग्रेजों ने जब तुर्क मुसलमानों के साथ खराब व्यवहार किया तो भारत के मुसलमान भी जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। मुसलमान लोग जो इकट्ठा हो गए और भारत के मुसलमानों ने भी अंग्रेजों का जोरदार विरोध किया। महात्मा गांधी इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, क्योंकि भारतीय जनता तो उनके साथ थी ही और भारत के जो मुसलमान लोग थे उनका भी अब उन्हें सपोर्ट मिल रहा था। तो गांधी जी ने सोचा कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। अभी जो है भारत की जनता एकजुट होकर एक आंदोलन शुरू कर सकती है, और जिसमें कि हिंदू और मुसलमान दोनों अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग लेंगे। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निर्णय ले लिया।
उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। तो पूछा भी जाता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 में। और खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। इसको खिलाफत भी बोला जाता है क्योंकि ये मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था ना खिलाफत आंदोलन, उसके कारण जो है इसको खिलाफत आंदोलन भी बोला जाता है। और असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी ने इसको नाम दिया था, इसको असहयोग की सरकार के साथ सहयोग ना करके हम सरकार के साथ असहयोग की नीति अपने, हम सरकार को किसी भी काम में सहयोग नहीं देंगे, ना हम उनके द्वारा दिए गए नौकरियों पर जाएंगे, ना हम उनके द्वारा दिए गए किसी भी चीज़ को अपने जीवन में प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जो है हम सरकार के साथ सहयोग ना करके जो है सरकार को सबक सिखाना चाहते हैं और उन्हें एहसास दिलाना चाहते हैं कि अब भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद होना है और अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना होगा। इसलिए गांधी जी ने जो है 1920 में आंदोलन शुरू किया जो कि 1922 तक चला। अब हम आगे जो है इस आंदोलन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा इस क्वेश्चन के बारे में आता है कि असहयोग आंदोलन की परिस्थितियां क्या थी या फिर कारण क्या थे जिसके कारण जो यह आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू करने का फैसला लिया और भारत के मुसलमान और भारत के हिंदू धर्म के लोग या फिर भारत में जो अन्य जातियों के लोग रहते थे, अन्य धर्म के लोग रहते थे, वो सभी भारत में एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो अब हमें उन कारणों को पढ़ना होगा पहले कि कोई आंदोलन शुरू हो रहा है या फिर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ऐसे आंदोलन काफ़ी बड़े लेवल पे था। तो अगर इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, कुछ तो रीजन रहे होंगे जिसके कारण जो है महात्मा गांधी ने इतने बड़े आंदोलन करने का फैसला लिया। तो पहले हम उन कारणों को देखेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सके कि आंदोलन शुरू क्यों हुआ। फिर हम आंदोलन की प्रगति को देखेंगे कि कैसे आंदोलन चला, किन कारणों से इसे वापस लिया गया, कैसे कैसे आंदोलन की प्रगति हुई थी। तो पहला स्टेप हमारा रहेगा इसके कारण क्या थे। तो कारण को देखते हैं। सबसे पहला कारण तो हमारा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत की जनता ने, भारत की सरकार ने, भारत के नेताओं ने अंग्रेजी लोगों का साथ दिया था इंग्लैंड में, ताकि युद्ध के बाद अंग्रेज जो है भारत को छोड़कर चले जाए। लेकिन भारत को छोड़कर अंग्रेज नहीं गए थे, तो उसके कारण जो है भारत की जनता भी नाराज थी, भारत के बड़े बड़े नेता भी अंग्रेजों से नाराज थे। कि प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों ने स्वशासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि युद्ध में सफल होने पर मित्र राष्ट्रों में जो है प्रथम विश्व युद्ध में कई देश शामिल थे, जिसमें कि इंग्लैंड भी जो है मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था। अगर इंग्लैंड मित्र राष्ट्रों की तरफ, मित्र राष्ट्र ग्रुप का नाम है जिसमें इंग्लैंड शामिल था, तो इंग्लैंड अगर मित्र राष्ट्रों के ग्रुप में शामिल था तो भारत भी इसी ग्रुप में शामिल था अंग्रेजों के साथ, इंग्लैंड के साथ। तो जो है युद्ध के बाद भारतीयों को आश्वासन, मतलब उन्हें तसल्ली दी गई, उन्हें हौसला दिया गया कि अगर हम ये मित्र राष्ट्र जो है वो युद्ध में जीत जाते हैं तो भारत में प्रजातंत्र, मतलब भारत में भारत की सरकार लाने का प्रयास किया जाएगा। प्रजातंत्र क्या होता है? भारत की सरकार लाने का प्रयास किया जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी, भारत में भारत के लोगों की सरकार होगी और अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। तो भारतीयों ने इसी उम्मीद के साथ अंग्रेजों के इस युद्ध में जो है तन मन धन से सहायता की, धन से भी सहायता की और तन से मतलब कि सैनिकों को भी भेजा। भारतीय के सैनिक जो थे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर जो है इस प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे। सहायता की कि उन्हें जो है जीतने पर स्वराज्य मिल जाएगा। भारत से लगभग 12,50,000 सैनिक युद्ध में भाग लेने के लिए गए। इसके अलावा भारत से धन भी गया, क्योंकि युद्ध हो रहा था तो काफ़ी नुकसान भी हो रहा था, धन की भी कमी हो रही थी, अनाज की भी कमी थी, कपड़े आदि भी यूरोप में भेजे गए क्योंकि युद्ध में काफ़ी तबाही हुई थी, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी वहाँ के सैनिकों को। तो भारत से धन भी गया था, भारत से खाने पीने का सामान भी गया था युद्ध में, और भारत से कपड़े भी गए और सैनिक भी युद्ध में लड़ रहे थे। इस समय भारत में भी जो है अकाल और प्लेग फैल गया। अकाल मतलब अकाल की जो प्लेग जो है एक तो रोग है, वो रोग फैल गया। अकाल मतलब खाने पीने की कमी हो गई, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जो है भारत में भी मृत्यु के शिकार हो गए। प्रभावित लोगों में ज़्यादातर किसान थे और मजदूर थे, क्योंकि उनकी स्थिति पहले ही कमज़ोर थी, उनको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता था, उन पर प्रेशर था कि अनाज को है जो वो देश से बाहर भेजना है इंग्लैंड को,
तो इसीलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन किया जाए। इसलिए जो इनकी स्थिति पहले ही खराब थी। जब बीमारी फैल गई और खाने पीने की कमी हो गई तो सबसे पहले किसान और मजदूर जो है ये उस चीज़ का शिकार और इनकी मृत्यु होनी शुरू हो गई। तो ब्रिटिश सरकार ने अकाल एवं प्लेग से प्रभावित लोगों को कोई सहायता प्रदान नहीं की कि अंग्रेजी सरकार के पास तो पैसे थे, लेकिन पैसे के जो है उन्होंने पैसे से कोई भी सहायता भारत के लोगों को नहीं दी कि भारत में इतना बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, उसकी कोई चिंता नहीं की, ना ही भारतीयों के कोई हेल्प की, बल्कि अंग्रेजों ने पैसा लगाया कहाँ पर, युद्ध में। तो इससे जो है भारत में जो है जनता में गुस्सा फूटने लगा कि हम अंग्रेजों की युद्ध में हेल्प कर रहे हैं, बदले में अंग्रेजी सरकार हमारे देश के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, इतने बड़े बड़े रोग फैल रहे हैं, उसके लिए अंग्रेजी सरकार कोई भी सुविधा या कोई भी प्रबंध नहीं कर रही। इसलिए भारत में ज़्यादा गुस्सा पनप गया। तो युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने अपने वादे को भी पूरा नहीं किया, भारत में स्वशासन की स्थापना नहीं की, भारत में भारत के लोगों की सरकार की स्थापना नहीं की, बल्कि ना ही अंग्रेज जो है वो भारत को छोड़कर गए। अतः महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ करने का निर्णय ले लिया कि अब हमें अंग्रेजी सरकार का जो विरोध है वो एक बड़े स्तर पर करना होगा, जोरदार विरोध करना होगा, तभी अंग्रेजी सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है एक महत्वपूर्ण कारण था इस आंदोलन के शुरू होने का। तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने के कारण या रीजन को जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहला कारण हमें डालना होता है कि प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि वो ताज़ा युद्ध खत्म हुआ था और उसके बाद जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया था। सेकंड पॉइंट है आर्थिक हानि। आर्थिक मतलब पैसे की हानि, कि 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में भारत को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी, पैसे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था भारत देश को, जिससे लोगों में असंतोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि भारत में गरीबी फैल रही थी, मूल्य में वृद्धि, चीज़ों की कीमतों में वृद्धि हो रही थी, बेरोजगारी फैल रही थी, प्लेग जैसी महामारियाँ फैल रही थी, अकाल आदि लोगों ने जो यहाँ के लोगों की कंडीशन थी उसको और ज़्यादा ख़राब कर दिया, पैसे की और ज़्यादा कमी आ गई। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का काफ़ी धन खर्च किया गया। अभी इतनी रकम दे रखी है, आपको इतना लिखने की ज़रूरत तो है नहीं कि पौंड की राशि जो है वो ब्रिटिश भारत ने 21 लाख पौंड राशि रजवाड़ों था देशी राज्यों ने खर्च, मतलब इतना टोटली नहीं, आप इतना ही लिख सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत का काफ़ी धन खर्च हुआ। तो इस प्रकार 1923 में जो है भारत पर 781 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, क्योंकि भारत के पास भी इतना पैसा नहीं था, उसने भी दूसरे देशों से कर्जा लिया था ताकि अंग्रेजों की युद्ध में सहायता कर सके। तो 1923 तक जो है भारत पर 781 करोड़ रुपए का कर्जा था। युद्ध में अनाज के निर्यात से खाद्यान्न पदार्थों की देश में कमी हो गई, क्योंकि अनाज को देश से बाहर भेजा गया था युद्ध में। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारत से जो है खाने पीने का सामान, गेहूं वगैरह आदि काफ़ी मात्रा में बाहर भेजे गए थे युद्ध में सैनिकों के लिए। तो इससे अब भारत देश में अनाज की कमी हो गई। सबसे ज़्यादा आर्थिक बोझ, सबसे ज़्यादा पैसे की तंगी किस में आई थी? किसानों में और मजदूरों में। चंपारण तथा अहमदाबाद के किसानों एवं मजदूरों ने गांधी जी को सत्याग्रह करने पर मजबूर कर दिया। कि सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? कि सत्य के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि चंपारण में भी नील की खेती करवा रहे थे अंग्रेज लोग किसानों से ज़बरदस्ती, जबकि नील की खेती वहाँ के किसान नहीं करना चाहते थे। और अहमदाबाद में भी मिल मजदूर हड़ताल हुई थी, मजदूरों को जो है उनकी मजदूरी उचित मूल्य की नहीं दी जा रही थी, उनको कम पैसे दिए जा रहे थे, काम ज़्यादा करवाया जा रहा था। तो यहाँ दोनों जगह जो है अंग्रेज़ों का काफ़ी विरोध हुआ और यहाँ के लोगों ने जो है गांधी जी को मोटिवेट किया या उनको कहा कि आप नेतृत्व कीजिए, आप एक आंदोलन शुरू कीजिए, हम आपका पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो यहाँ इन दोनों घटनाओं ने, जो चंपारण आंदोलन था और ये अहमदाबाद मिल मजदूर थी, इन दोनों ने ही गांधी जी को मजबूर किया या फिर आप ये मान लीजिए कि प्रेशर किया या फिर मोटिवेट किया कि आप एक आंदोलन शुरू कीजिए, सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, सच के लिए आप आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। तो इसी सच की आवाज़ को उठाने के लिए महात्मा गांधी ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन को नाम दिया गया था असहयोग आंदोलन, और यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। थर्ड पॉइंट या थर्ड कारण, थर्ड रीजन जो कि इस आंदोलन के शुरू होने का रहा है, उसका नाम है रोलट एक्ट
कानून, एक कानून आया था जो कि कब आया था 1919 में, कि ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए सुरक्षा अधिनियम की समाप्ति पर एक कानून पारित किया। क्रांतिकारियों का दमन, क्योंकि अकाल फैल रहे थे, प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और अंग्रेज जो है भारत को छोड़कर जा नहीं रहे थे, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भारत की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। पैसे की कमी थी, देश में अनाज की कमी थी, तो क्रांतियां हो रही थी, जगह जगह पर विद्रोह हो रहे थे, अंग्रेजी सरकार का विरोध हो रहा था। तो इन क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए, या फिर जो लोग क्रांति कर रहे थे उनको दबाने के लिए, अंग्रेजी सरकार ने कानून पास कर दिया 1919 में। इस कानून से जो है भारतीयों में असंतोष की लहर उत्पन्न हो गई, मतलब भारतीय लोगों को धक्का लगा, उन्हें दुख हुआ कि ये कैसा कानून है। उन्होंने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। तो सर सिडनी रोलट, ये एक अंग्रेज अधिकारी का नाम है, उसकी अध्यक्षता में, कि उसने इस कानून की अध्यक्षता की। एक समिति गठित की गई, एक टीम गठित की गई, जिसका अध्यक्ष कौन था इस टीम का? सर सिडनी रोलट। इसका उद्देश्य क्या था इस टीम का? कि क्रांतिकारियों का दमन करने का उपाय ढूंढना था, कि हम कैसे भी करके जो है, जो ये क्रांति फैला रहे हैं भारत में, जो भारत के लोग, हम अंग्रेजों के प्रति जो क्रांति फैली हुई है इसको कैसे हम शांत करें। एक मीटिंग हुई, एक टीम बनी। तो इस टीम का उद्देश्य क्या था? कि क्रांतिकारियों का दमन कैसे करना है, इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी उपाय ढूंढने होंगे। वास्तव में अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य क्या था? कि क्रांतिकारियों को नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो धारा को भी रोकना था, कि जो धीरे धीरे जो राष्ट्रीय आंदोलन फैल रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, भारत की जनता जो अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहती, इस चीज को भी वो दबाना चाहते थे। तो अप्रैल 1918 में इस टीम ने या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इन्होंने अपना फैसला सुनाया कि हम ये करना चाहते हैं भारत में। तो जिसकी सिफारिश पर केंद्रीय व्यवस्थापिका में फरवरी 1919 को 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए। विधेयक अर्थ 2 कानून पास किए गए। केंद्रीय व्यवस्थापिका के मतलब उसकी मोहर लगने के बाद, उसकी परमिशन मिलने के बाद जो है 2 कानून पारित किए गए। उन कानूनों को क्या नाम दिया गया? रोलट एक्ट। एक्ट का अर्थ क्या होता है? कानून। कि रोलट का एक एक्ट आया है, रोलट जो कि अधिकारी का ही नाम था, इसका अध्यक्ष का। तो इसके नाम पर ही जो है इस कानून का नाम पड़ा रोलट एक्ट। तो पहले विधेयक अर्थात पहला कानून क्या था? कि अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति पर राजद्रोहात्मक गतिविधियों का संदेह होने पर उसे बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष का कठोर दंड दिया जा सकता है। तो पहला कानून इस के कानून का लागू किया गया कि अगर हमें अंग्रेजी अधिकारियों को या यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको शक हुआ कि कोई भी भारतीय अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहा है, तो उस पर जो है बिना मुकदमा चलाए, बिना उसको वार्निंग दिए अंग्रेजी सरकार जो है वो अंग्रेजी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और उसे 2 साल के लिए जेल में डाल देगी, ना ही उसको जेल से रिहाई मिलेगी। तो एक कानून तो ये था। तो जब यह विधेयक या कानून केंद्रीय व्यवस्थापिका में पेश किया गया तो भारतीयों ने इसका डटकर विरोध किया कि ये तो कोई मतलब नहीं है कि अगर भारत के लोग विरोध करें तो उनको जेल में डाल दो, ना तो उन पर कोई मुकदमा चलाया जाएगा, ना उन पर कोई FIR दर्ज की जाएगी और ना ही उन्हें जेल से जो है रिहाई मिलेगी, ना ही उनकी बेल होगी। इसलिए जो है इसका विरोध किया गया और इसे भारतीयों ने काला कानून कहकर पुकारा कि तो काला कानून है, ये कैसा कानून? इस कानून को भारतीय लोग स्वीकार नहीं करते। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, नेताओं के नाम है ये। मोहम्मद अली जिन्ना, विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल आदि नेताओं ने भी इस विधेयक का या इस कानून का विरोध किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत के किन नेताओं ने इस रोलट एक्ट कानून का डटकर विरोध किया या फिर इस कानून के खिलाफ थे। तो महात्मा गांधी, मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, श्रीनिवास, मदन मोहन मालवीय, इन्होंने जो है इसका विरोध किया। भारतीयों के विरोध के बावजूद भी जो है ये 17 मार्च 1919 को रोलट एक्ट कानून जो है पास कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया भारत में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि रोलट एक्ट कानून को भारत में परमानेंट रूप से लागू कब किया गया था? तो 17 मार्च। आपको आगे की तारीख भी याद रखनी है, मार्च का महीना था, लेकिन 17 मार्च 1919 को इस एक्ट को लागू कर दिया गया। तो इस एक्ट के लागू होने पर जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अवसर पर कहा था कि
न्याय के आधारभूत सिद्धांतों का अंत कर दिया गया है कि न्याय की कोई जगह नहीं है, अन्याय का शासन हो गया है। जनता के संवैधानिक अधिकारों का उस समय गला घोंटा जा रहा है, जबकि राज्य को कोई खतरा नहीं है। मेरे विचार में तो वह सरकार जो शांति के समय ऐसे कानून को पास करती है, वह सभ्य सरकार कहलाने के योग्य नहीं है। तो अब उन्होंने जो अपने इस बात के जरिए टोटली अंग्रेजी सरकार का विरोध किया है। अगर आपको कोटेशन याद रहती तो बहुत अच्छी बात है, अगर अदरवाइज नहीं याद रहती तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वन लाइनर में कि ये बातें किस कानून के समय किस नेता ने कही थी, तो रोलेट एक्ट कानून के समय अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी, जो कि एक मुस्लिम नेता थे। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि ये अन्यायपूर्ण कानून है। स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धांतों और व्यक्तियों के बुनियादी अधिकारों के लिए घातक है और विध्वंसकारी है। इस कानून के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अपील या दलील नहीं सुनी जाती, कि मतलब व्यक्ति को मौका भी नहीं दिया जाता अपनी सफाई पेश करने का, अपने बारे में कुछ बोलने का। उन्हें बिना जो है कोई कानून दर्ज किए, बिना उस पर कोई केस दर्ज किए उसको डायरेक्ट जेल में डाला जा रहा है। तो ये गलत है कि किसी भी व्यक्ति पर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने का शक भी अगर होता है तो उसे जेल में डाल दिया जा सकता है। इस विधेयक के पारित होते ही गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निर्णय ले लिया कि अब अंग्रेजी सरकार का हमें बड़े स्तर पर विरोध करना होगा, तभी अंग्रेजी सरकार जो अपने इस कानून को वापस लेगी, मतलब इस कानून को खत्म करेगी। उन्होंने गांधी जी ने जनता को सलाह दी कि सत्य और अहिंसा के आधार पर इस एक्ट का विरोध करें, कि इस कानून का, इस एक्ट का विरोध करें, लेकिन सच पर टिके रहकर और अहिंसा के आधार पर मारकाट ना करके। एक्ट के विरोध में जो है 30 मार्च को पूरे भारत देश में हड़ताल हुई, परंतु पहले 30 मार्च को हड़ताल का दिन घोषित किया गया, लेकिन जो है हड़ताल की तारीख बदलकर 6 अप्रैल कर दी गई, कि 6 अप्रैल को पूरे भारत में इस कानून के विरोध में काफ़ी बड़ी लेवल पे हड़ताल की गई लोगों के द्वारा। देश के अनेक भागों में दोनों दिन हड़तालें रही। 30 मार्च को भी कई जगह हड़ताल हुई और 6 मार्च को तो इससे ज़्यादा बड़ी हड़ताल हुई थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर झगड़ा हो गया। जो अंग्रेजी पुलिस थी उसने भीड़ पर गोलियां चला दी। 6 अप्रैल को जो है हड़ताल हो रही थी। उस दिन पंजाब में जो है स्थिति या कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल खराब हो गई थी। गांधी जी पंजाब जाकर जो है लोगों को शांत करना चाहते थे, मतलब वो लोगों को समझाना चाहते थे कि हमें इस कानून का विरोध करना है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। परंतु अंग्रेजी सरकार ने दिल्ली और पंजाब में गांधी जी के प्रवेश पर रोक लगा दी, क्योंकि वो गांधी जी को दिल्ली और पंजाब में नहीं आने देना चाहते थे। अंग्रेजी सरकार को लगता था कि अगर गांधी जी वहां पर गए तो वो लोगों को ज़्यादा प्रेरित करेंगे और ज़्यादा जो है जनता विरोध करेगी। इसलिए जो उन्हें पलवल रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को उतारकर वापस मुंबई भेज दिया गया। उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप दिल्ली और पंजाब में प्रवेश नहीं कर सकते। पंजाब में उग्र भीड़ पर पुलिस ने गोली चलाई, जिससे अनेक लोग पंजाब में मृत्यु का शिकार हो गए। ये 6 अप्रैल की बात हो रही जिस दिन हड़ताल हुई थी। 12 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। रोलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि काफ़ी लोगों को, निहत्थी जनता पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई थी। तो रोलेट एक्ट कानून आता है 17 मार्च 1919 को। उसके खिलाफ जो हड़तालें हुई, उसके बाद जो है जलियांवाला हत्याकांड हुआ। इसके बाद गांधी जी ने फैसला कर लिया कि अब हमें किसी भी हाल में जो है एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा, ताकि अंग्रेजी सरकार का हम विरोध कर सकें। 4th पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको देख लेते हैं, बाकी का जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी फिर, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये भी एक कारण रहा था ऐसे आंदोलन के शुरू होने का, कि रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में सत्याग्रह किया गया। पंजाब में जनता ने काफ़ी विरोध किया, सच का साथ दिया। तो वहाँ पर 6 अप्रैल को जो है शांतिमय तरीके से ही हड़ताल हो रही थी, परंतु माइकल ओ डायर, ये एक अंग्रेज अधिकारी का, अंग्रेज पुलिस का, अंग्रेज व्यक्ति जो कि पुलिस में भर्ती था वहाँ पर, उसका नाम है माइकल ओ डायर, ने आंदोलनकारियों को कठोरता से दबाने का निश्चय किया। अंग्रेज इसको शांतिपूर्ण तरीके से भी दबा सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने कठोरता की नीति अपनाई। और उस अधिकारी ने जो है, पुलिस अधिकारी ने 9 अप्रैल को अमृतसर के 2 प्रमुख नेता, अमृतसर के 2 नेता थे जो कि वहाँ की जनता को मोटिवेट कर रहे थे इस कानून को विरोध करने के लिए, रोलेट एक्ट का।
डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो जब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तो वहाँ की जनता और ज़्यादा भड़क गई कि अंग्रेजी सरकार ने हमारे 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। इससे जनता में उत्तेजना फैल गई। नगर की सभी दुकानें, कि जो अमृतसर नगर था उसकी सभी दुकानें बंद कर दी गई और अपने प्रिय नेताओं की रिहाई के लिए एक जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें कि 3000 लोगों ने भाग लेके वहाँ की जनता इकट्ठा हो गई। 30,000 लोग इकट्ठा हो गए कि हमारे जो 2 नेता हैं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको छोड़ दिया जाए, इनको जेल में ना डाला जाए। लोगों का एक शिष्टमंडल, मतलब एक ग्रुप भी जो है वो डीसी से मिलना चाहता था, परंतु पुलिस ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी और 10 व्यक्ति इसमें मारे गए और काफ़ी लोग घायल भी हो गए। तो अमृतसर के लोगों ने उत्तेजित होकर शवों को उठाकर नगर की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अंग्रेज़ों के मौत के घाट उतारना आरंभ कर दिया कि जब अंग्रेज़ों ने वहाँ के पंजाब के लोगों को पहले मार दिया तो फिर जनता भी भड़क गई और जनता ने भी फैसला किया कि हम बदला लेंगे। हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, हमारे देश के हमारे लोगों को मार रही है, इसलिए हम भी अंग्रेज़ी सरकार को अब मारेंगे, अंग्रेज़ पुलिस अधिकारियों की हत्या हम भी करेंगे। तो जनता भड़क गई। मृतकों में एक शेरवुड नामक महिला भी शामिल थी। भीड़ जो थी उसने सरकारी दफ्तरों को जला दिया, रेल की पटरियों को उखाड़ दिया, टेलीफोन के खंभे उखाड़ दिए। भीड़ मतलब भारत की, पंजाब की जनता ने। अतः गंभीर स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर नगर की रक्षा का भार जो है एक अंग्रेज अधिकारी था, एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी था, ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दिया कि आप जो है इस केस को हैंडल करो, पंजाब की स्थिति आपके हाथ में, इस कैसे भी करके इस सिचुएशन को संभालो। तो नगर जो था, पंजाब अमृतसर नगर था, वहाँ पर सेना छोड़ दी गई और किसी भी प्रकार के जुलूसों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया गया। परंतु जनसाधारण लोगों को इसकी सूचना नहीं दी गई कि जनसभा और जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अगर कहीं पर भी लोग इकट्ठा हुए मिले तो उन पर गोली बरसाई जा सकती है, उनको पकड़कर जेल में डाला जा सकता है। इसको सूचना नहीं की, अनाउंसमेंट नहीं की गई। तो 13 अप्रैल 1919 को मृतक लोगों को सांत्वना देने के लिए जलियांवाला बाग, एक बाग का नाम है जलियांवाला, तो वहाँ पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया कि जो भी लोग हमारे पंजाब राज्य के जो भी लोग मारे गए हैं इस एक्ट के विरोध में, उनके लिए जो हम शोक सभा, मतलब एक शांति का थोड़ा सा पाठ करेंगे ताकि जनता को उन लोगों की आत्मा को शांति मिल सके। इसलिए जो इस बाग में इकट्ठा हुए थे लोग, यहाँ पर 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवार थी, मतलब एक गार्डन टाइप में ऊंची ऊंची दीवारें थी, एक छोटा सा गेट था अंदर जाने के लिए और अंदर जो है वो बाग था, बाग बगीचा था और वहां पर जो है लोग इकट्ठा हुए थे, बैठे थे। और निकलने के लिए एक संकरा रास्ता, मतलब एक छोटा रास्ता था गार्डन में जाने के लिए, इसमें बाग में जाने के लिए पार्क में रास्ता छोटा था। तो जनरल डायर जो था, इसने सशस्त्र सैनिकों को लेकर, मतलब सैनिकों के हथियारों के साथ वहां पर सैनिकों के साथ उस बाग में पहुंच गया। उसने बिना चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया कि क्योंकि वहां पर तो शोक संदेश चल रहा था, शोक सभा चल रही थी, तो लोगों के पास कोई हथियार नहीं थे। और अंग्रेज ये जनरल डायर था, ये सेना के साथ पहुंच गया और उसने जो है वहां पर इकट्ठे लोगों पर धड़ाधड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तो सैनिकों द्वारा जो है 1650 गोलियां चलाएगी, जिसमें कि 379 लोग मारे गए और 1200 के करीब लोग घायल हो गए। लेकिन कांग्रेस जो पार्टी थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 3000 से अधिक लोग घायल हो गए, क्योंकि उस बाग में 20,000 लोग शामिल हुए थे उस सभा में। तो इतना तो है नहीं कि 400 लोग ही मारे गए थे, बल्कि कहा जाता है कि 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो हंटर कमेटी के समक्ष पंजाब के वाणिज्य मंडल, ये आपको इतना ज़रूरी नहीं, आप यहाँ तक लिख सकते हो कि 3000 लोग घायल हुए थे। तो उसके बाद है कि 15 अप्रैल को समस्त पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। तो आप पहले तो ये नोट कीजिए कि जो ये सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, ये 13 अप्रैल को हो रही थी। यहाँ पर गोलियां बरसा दी गई, लोगों की मौत हो गई। उसके बाद जो है 15 अप्रैल को पंजाब में, पूरे पंजाब राज्य में जो है एक मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इस प्रकार पंजाब में आतंक का राज्य स्थापित कर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकला या फिर कोई भी व्यक्ति, जो 2 व्यक्ति आपस में बातें करते हुए मिले, तो उन पर गोलियां चला दी जाएगी या फिर उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा सिचुएशन या ऐसा कानून पंजाब राज्य में लागू कर दिया गया।
लोगों के घरों को बिजली पानी बंद कर दिया गया। जिस गली में मिस शेरवुड महिला जो थी, सॉरी, तो ये मिस शेरवुड जो महिला जिस गली में मारी गई थी, उस गली में लोगों को पेट के बल गुजरने को कहा गया कि खड़े होकर तो आप जा भी नहीं सकते, अगर इस गली से आपको गुजरना है तो पेट के बल जो है पेट के बल घिसकर चलो आप। लोगों को सबके सामने बेंतों व कोड़ों से पिटाई की जाने लगी। समाचार पत्रों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। पंजाब राज्य की बात हो रही है सारे के सारी, जहां पर यह हत्याकांड हुआ था। स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। इससे देश में लोगों में आक्रोश की लहर उत्पन्न हो गई। और जब गांधी जी को इस पूरी सिचुएशन का पता चला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर पंजाब राज्य में इतना बड़ा मैटर हो गया है, पुलिस ने इतना ज़्यादा आतंक फैलाया है, तो गांधी जी ने सोचा कि अब हमें एक बड़ा आंदोलन छेड़ना होगा और हमें अंग्रेजी सरकार का विरोध करना होगा। इसीलिए जो है इस घटना से ही प्रेरित होकर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। आगे के भी पॉइंट इस आंदोलन के शुरू होने के कारण, तो उनको जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बाकी पॉइंट्स को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी। तो आई होप आज जो हमने जितने पॉइंट्स करे हैं, 4 पॉइंट शायद हमने कर लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये एक रोलेट एक्ट कानून आया था, और एक आर्थिक हानि हो रही थी पैसे की, और प्रथम विश्व युद्ध। तो 4 कारण को हमने पढ़ा असहयोग आंदोलन के शुरू होने का। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट जो वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको असहयोग आंदोलन का ये जो टॉपिक है वो समझ आ रहा होगा, आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि आंदोलन शुरू होने के कौन कौन से मुख्य कारण रहे थे, जिसके कारण गांधी जी ने मजबूर होकर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने का फैसला ले लिया था। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों तक जो है क्लास को शेयर करें, ताकि जिनको भी ये टॉपिक करना हो उनको आसानी से समझ आ सके। और इस क्लास के कंप्लीट होते, इस टॉपिक के लेक्चर कंप्लीट होते जो मैं आपको इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और नोट्स के रूप में अपने पास रख सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।